हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया स्टार्ट किया था। और जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए जो बुक यूज़ कर रही हूँ स्पेक्ट्रम, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था इससे पहले। ठीक है, और चलिए कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि सी रूट की क्यों आवश्यकता पड़ी भारत में व्यापार करने के लिए। फिर जो वास्को डी गामा भारत में आया, उसके बाद पूरा हिस्ट्री ही बदल चुका था। अब एक नया रास्ता खुल चुका था भारत में व्यापार करने के लिए। फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में देखा था। उसके बाद अल्फोंसो डी एल्बुकर्क के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम लोगों को नीना दा कुन्हा से स्टार्ट करना है। ठीक है, नीना दा कुन्हा जो है 1529 में भारत के गवर्नर बन के आए पोर्टुगीज की तरफ से। और इन्होंने क्या किया है कि जो अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने जो गोवा सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में जीता था, उसको उस अल्फोंसो डी एल्बुकर्क के टाइम में तो पोर्टुगीज की राजधानी कोचिन थी, पर ये जो गोवा जीता था, इनको नीनो द कुन्हा ने अपनी राजधानी बनाया। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। ठीक है, और इन्होंने नीनो द कुन्हा ने गुजराती की मदद की मुगल से लड़ने के लिए, जिनके अवज में इनको बेसिन और दीव की प्राप्ति हुई। ही हेल्प्ड गुजराती टू फाइट द मुगल्स एंड गॉट बेसिन एंड दीव इन रिवॉर्ड्स। ठीक है, नीना द कुन्हा के समय में चाहे पोर्टुगीज का जो एक्सपेंशन हो चुका था, बंगाल के ईस्ट में बंगाल तक था, जिसमें हुगली हेडक्वार्टर था। और अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे अब ओवर द ईयर्स देखें तो जैसा कि देखा जाए तो पोर्टुगीज़ के वास्को डी गामा के भारत आने के 50 साल के अंदर जो पोर्टुगीज़ का पावर है वो भारत में बहुत विस्तारित रूप ले चुका था। इनका कुछ जो मेन ट्रेडिंग पोस्ट है हम लोग देख सकते हैं, मैंगलोर, कैनानार, कोचीन, कैलिकट। ठीक है, और यहाँ पे सैंटोम इन चाइना, चेन्नई, नागापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। और इससे प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि पोर्टुगीज़ जो थे ये फर्स्ट यूरोपियंस थे भारत में आने वाले। पर अगर भारत की भूमि से कहे, अगर हमारे भारत की लैंड से कहे, तो ये लास्ट यूरोपियन थे भारत से जाने वाले। 1961 में जब भारत की सरकार ने इनसे गोवा, दमन और दीव को कैप्चर किया, तब ये पूर्णतः भारत को छोड़ के गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फेवरेबल कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो पोर्टुगीज़ के लिए एक मदद का काम कर रही थी, जिसके कारण पोर्टुगीज़ का जो विस्तार है भारत में इतनी अच्छी तरीके से हो रहा था। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी छोटे छोटे भागों में विभाजित था। साउदर्न पार्ट में डेक्कन में देखें, वहाँ पे जो बहमानी किंगडम था वो भी छोटे छोटे भागों में विभाजित था। उसके बाद पोर्टुगीज़ के पास क्या थे? अच्छे शिप्स थे, नेवी थे, और क्या कहते हैं, जो यहाँ के भारत में स्मॉल जो छोटे छोटे राज्य थे उनके पास नहीं थे। ठीक है, इजिप्ट और मिडल ईस्ट जो था उनके पास टिम्बर की कमी होने के कारण दे कुडंट बिल्ड शिप। और कोई नो अदर सुपर पावर, जो चाइनीज़ एम्पायर था, उन्होंने भी भारत में आने से अपने आप को लिमिट कर दिया था। उसके बाद जो अरब्स जो थे वो जो पोर्टुगीज़ की यूनिटी थी उनके साथ कुछ मैच नहीं कर पा रहे थे। और जो इनके पास जो नॉलेज था पोर्टुगीज़ के पास, जो इन पे सी की जो नॉलेज थी, मैप की जो नॉलेज थी, वो रियली वेरी एक्सीलेंट, वो बहुत ही एक्सीलेंट थी। अब हम लोग रिलीजियस पॉलिसीज़ देखते हैं पोर्टुगीज़ का। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्टुगीज़, जो मुगल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे पोर्टुगीज़ से। क्यों थे? इनका नेवी देख के बहुत इम्प्रेस थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि पोर्टुगीज़ की समझिए कि वो भारत को ही वो चाहते थे कि भारत में क्रिश्चियन फैलाना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। और वो ये भी चाहते थे कि यहाँ का जो मुगल रूलर है वो भी क्रिश्चियन बन जाए, क्रिश्चियन बदल जाए। तो जब अकबर के टाइम में अकबर ने एक लेटर भेजा, गोवा की अथॉरिटी को, रिक्वेस्ट किया कि दो प्रिस्ट को भेजा जाए। तो ये जो पोर्टुगीज़ थे, इन लोगों को लगा कि भाई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब ये लोग क्या करेंगे कि मुगल एम्पायर को चेंज कर देंगे क्रिश्चियन में। और इन्होंने 2 फादर भेजे, जिनमें रोडोल्फो एक्विला एंड एंटोनिया मॉन्सेरेट को भेजा गया। अब ये लोग तो सोचे कि भाई बहुत खुश थे कि भाई सुनहरा मौका है, अब ये चेंज कर देंगे मुगल एम्पायर को, पर ये हुआ नहीं। दे फेल्ड ऑफ कन्वर्सन। ये मुगल एम्पायर को क्रिश्चियन बनाने में फेल हो गए, बट इनका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। अब इनको परमिशन मिल गया। परमिशन किस चीज़ का मिल गया? अब ये चर्च बना सकते थे भारत में। और हम गोवा में आज भी देखते हैं बहुत सारे चर्च बने हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हम लोगों ने रिलीजियस पॉलिसी देखा। अब यहाँ पे देखते हैं पोर्टुगीज लूज फेवर विद मुगल 1608 में। ठीक है,
1608 में जो था वो मतलब विलियम हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के दरबार में आए थे। 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के धार में आए थे अपनी शिप हेक्टर से, ठीक है, सूरत पहुंचे थे। अब जो था पोर्टुगीज़ ने बहुत कोशिश की, पोर्टुगीज़ बहुत कोशिश की कि भाई ये मतलब भारत में नहीं पहुंच पाए, इंग्लिश जो थे अंग्रेज भारत में नहीं पहुंच पाए। दे वांटेड मतलब दे ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टॉप देम बट दे फेल टू स्टॉप देम। उन्होंने अपनी कोशिश बहुत अच्छी की उनको रोकने के लिए, बट वो रोक नहीं पाए। और ये जो अंग्रेज आए थे वो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए थे, लेविश गिफ्ट लेके आए थे। और इनको कोई जो अंग्रेज जो आया था विलियम हॉकिंस, इनको कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये तुर्क, इनको तुर्क लैंग्वेज अच्छे से आती थी, तो इन्होंने खुद एम्पायर से, मुग़ल एम्पायर से, जहांगीर से खुद बात की, जिससे वो जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत इम्प्रेस हो गया, ठीक है। और जब 1612 में इंग्लिश शिप जब फाइनली एंटर्ड की, तो पोर्टुगीज़ का जो रिलेशन था मुगल्स के साथ वो बहुत हद तक ख़राब हो चुका था। जो पोर्टुगीज़ अपना जो एंटायर रूल था उसकी समाप्ति की ओर जा चुका था। पोर्टुगीज़ ऑल्सो लूज द फेवर ऑफ मुगल एम्पायर। और ये जो पोर्टुगीज़ है ना, ये पिरेसी की तरह, मतलब इनका जो व्यवहार था वो पिरेसी की तरह था, जिसके कारण वो ये इनके लिए बहुत हानिकारक फील हुआ। और एट लास्ट दे वर टेकन prisoners after they engaged in slave trade and illegal trade। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग इतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया जिसमें मेन था। अब यहाँ पे देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द पोर्टुगीज़ का जो किंगडम था वो भारत में समाप्त क्यों हुआ। क्योंकि अगर अब देखा जाए तो मतलब जो बड़े बड़े किंगडम है वो बड़े बड़े किंगडम भारत में आ रहे थे। जैसे हम लोग देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया में जो मराठा पावर में आ चुका था, और ये मराठा कैप्चर्ड कर लेता है पोर्टुगीज़ से सैलसिट एंड बेसिन इन 1739, ठीक है। तो अब भारत में भी एक बड़ा पावर आ चुका था, मतलब पावरफुल किंगडम, जिसमें मराठास बहुत पावरफुल थे। इन्होंने सैलसिट और बेसिन 1739 में रिकैप्चर कर लिया पोर्टुगीज़ से। और अब जो थी अंग्रेज़ों की भारत में एंट्री हो चुकी थी। अंग्रेज़ों की भारत में एंट्री होने के कारण द पोर्टुगीज़ दे लॉस्ट देयर ट्रेड एंड दे नाउ इंगेज्ड इन इलीगल ट्रेड, स्लेव ट्रेड। और इनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, जो मैंने आप लोगों की बताया था कि दे वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, जो ये रिलीजियस पॉलिसीज़ थी ये भी लोगों को पसंद नहीं थी। जो ये हिंदू और मुस्लिम को क्रिश्चियन बना देना चाहते थे, और ये मैं बताई थी कि ये पिरेसी में इंगेज थे, जिसके कारण मतलब ये बहुत डिसऑनेस्ट, मतलब जो षड्यंत्र वगैरह करते थे ना, इसके कारण ये बहुत बेईमान ट्रेडर्स के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। और अब क्या था कि वेस्ट में जो ब्राज़ील की खोज हो चुकी थी, मतलब वेस्ट में जब ब्राज़ील की खोज हो चुकी थी, तो अब इनका जो ध्यान था वो डाइवर्ट हो चुका था तो उस ब्राज़ील की तरफ। अब ये चाहते थे ब्राज़ील पे जाके वो करना, अपना ट्रेड, अपना राज करना। और जैसा कि मराठा कैप्चर्ड कर लेता है इनसे सैलसिट बेसिन, राइवलरी जो इनके बीच, मतलब जो कन्फ्लिक्ट था, जो झगड़ा था, राइवलरी, अब इनका क्या होता है पोर्टुगीज़ का, ये अदर यूरोपियन पावर्स के साथ भी शुरू हो जाता है, जिसमें इंग्लिश सबसे अच्छा होता है। और जो डच थे वो इनको जो स्पाइसेस का जो भारत में पोर्टुगीज़ ट्रेड कर रहे थे, तो इनको ओवरपावर्ड कर देता है डच स्पाइस ट्रेड में, ठीक है। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या था पोर्टुगीज़ रूल का। भारत में पोर्टुगीज़ रूल का सिग्निफिकेंस क्या था। इन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक हिस्ट्री सी बदल सी दी, मतलब इन्होंने एक नया एरा ला दिया ग्लोबल ट्रेड का। पहले तो हम लोग व्यापार जो हो रहा था वो, और अब जो व्यापार होने वाला था भारत में, उसमें दोनों में बहुत अंतर हो गया था। दे ओपनड अप अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल ट्रेड। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मॉडर्न टेक्निक इंट्रोड्यूस किया, जस्ट लाइक वारफेयर, नेवी, आर्टिलरी इन इंडिया। और बहुत सारे चर्च वगैरह भी बनाए, स्कल्पचर बनाए। दीज आर द थिंग्स डेट आर मेड बाय पोर्टुगीज़ रूलर एंड दीज आर द सिग्निफिकेंस, ठीक है। आज ही मतलब सिग्निफिकेंस, या मैंने ये इस पेज ही में सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज़ यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को। तो ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंडियाज़ में जो पोर्टुगीज़ का इन्वेंशन था, पोर्टुगीज़ जो आए थे वो पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को डच, फ्रेंच, इंग्लिश पढ़ाऊँगी। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।